कि ये कुछ चीजें, ये रेवड़ियां जन कल्याण के नाम पर दे दी जाएं और वोटर इतना मस्त हो जाता है कि बाकी सारी चीजें भूल जाता है। जन कल्याण का मतलब कि 5 किलो अनाज दे दो जी, मुफ्त में टीका लगा दिया जी, टॉयलेट बना दिया जी। अब राजीव, अब सुनिए, सीएमआई की बात करके नहीं निकलने दूंगा ना आपको। ये तो आपकी सरकार का डेटा है कि 27 रुपए प्रति दिन की आय है किसान की। राजीव, मैंने ये जन कल्याण आपने कहा कि देश में फंडिंग करता है। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जन कल्याण तो हमेशा राजनीतिक एजेंडा रहा है। ये दरअसल मैंने सवाल ना जन कल्याण को इन्वर्टेड कॉमास में रखा। उसके पीछे की एक वजह है। वजह ये कि देखिए, जन कल्याण का मतलब कि 5 किलो अनाज दे दो जी, मुफ्त में टीका लगा दिया जी, टॉयलेट बना दिया जी, थोड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया या 4 महीने में 2000 रुपए किसान को दे दिए, यहीं पर जन कल्याण खत्म हो जाता है। जन कल्याण के सही मायने क्या है कि आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार बने आदमी, उसको रोजगार मिले, महंगाई की दरकार ना रहे। जन कल्याण को अपने हिसाब से क्या परिभाषित भी कर दिया है राजनीतिक दलों ने। पहले आप बीजेपी का जवाब देंगे, जैस्मिन आपका जवाब देंगे। नहीं, मैं संदीप जी आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जो बात मुझे लग रहा था कि शायद यही बात आगे आएगी, ये जो आपने प्रश्न दोबारा उठाया, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। इस देश के हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना, इस देश के व्यक्ति के मन से डर निकाल देना कि कोई राजनीतिक पार्टी आएगी तो हमारा घर तोड़ देगी, हमारी झुग्गी तोड़ देगी। इस देश के व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि आपका स्थान ये नहीं है, आपका स्थान इससे बेहतर जगह पर है। इस देश के व्यक्ति को यह एहसास दिलवाना कि आप कमा सकते हैं और आपका योगदान इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आत्मनिर्भर शब्द आपने डाला, आत्मनिर्भर भारत की तो हम पहले से ही बात करते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि यही एक फर्क है। दूसरी तरफ जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो डर की नीति बनाई जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हम गुमराह करके रखेंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मेरी भी नीति लागू कर दी जाए और उसमें देश का नुकसान हो और उसकी फंडिंग भी दे रहा हो, अगर उस फंडिंग को लेकर अपनी राजनीतिक सर्वाइवल कर रहे हैं या उसको प्रोपेल कर रहे हैं आगे, तो इसमें अंत में जाकर के नुकसान किसका होगा? इस देश का नुकसान होगा। हमें देश के नुकसान से बचना है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो लोग भी ऐसे नहीं, देखिए, शानदार जीत आपने दर्ज की है, 4 राज्यों में इतिहास रचा है, रिपीट परफॉर्मेंस की है, वो मैंने शुरुआती संबोधन में बता दिया। मेरे सवाल का मर्म नहीं समझे आप। देखिए, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हम जन कल्याणकारी देश हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा कर रहे हैं, पर सवाल मेरा ये था कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, 116 देशों में 101वां नंबर हमारा। किसानों की मैंने बात की, 27 रुपए प्रतिदिन की आय। इस कोरोना काल में कांग्रेस का आरोप है ये कि 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे ला दिया। उत्तर प्रदेश में, ये तो नीति आयोग का आंकड़ा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक 38.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो जन कल्याण में ये तमाम बातें भी आती है ना, या बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है, या एक बड़ा सुविधाजनक तरीका है कि ये कुछ चीजें, ये रेवड़ियां जन कल्याण के नाम पर दे दी जाएं और वोटर इतना मस्त हो जाता है कि बाकी सारी चीजें भूल जाता है। यह भी एक मॉडल बन रहा है क्या? संदीप जी, बड़े लंबे वक्त से मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं और मैंने कई बार देखा है कि आप कुछ एजेंसियों को बार बार कोट करके और लंबी डिबेट्स उसके ऊपर करते हैं। जैसे सीएमआई का डेटा आप बहुत बार कोट करते हैं और उसके ऊपर मैंने कम से कम 3-4 चर्चाएं तो आपके साथ ही कर ली होंगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना डेटा वक्त पे दिया। मैं क्योंकि आपने बेरोजगारी की जो मैंने 4 डेटा बताए, इनमें से 2 डेटा नीति आयोग के हैं। वो नीति आयोग तो सरकार का ही आयोग होगा ना? मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं उसके बारे में बता दूं जिसके ऊपर आपके शो के ऊपर बार बार चर्चा होती है। मैं एक डेटा बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता हूँ जब आपके शो में जाता हूँ या आना होता है मुझे, तो उससे पहले उनका डेटा जरूर पढ़ता हूँ मैं। मैं उनका एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई थी
और उसमें बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि वो वीकली डेटा निकालते हैं, वीकली डेटा में वो कई बार मिरेकल दिखा देते हैं कि एकदम से ग्रोथ हो गई है, एम्प्लॉयमेंट मिल गई सबको, और अगले ही हफ्ते उसी जगह का जब डेटा आता है तो उसमें दिखा देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। उस डेटा के अंदर मैं एक बात देख रहा था कि इसमें कोट किया गया था कि लगभग 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया। मैंने उसको आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के लिए अप्लाई ही नहीं किया, जिन्होंने कोई मशक्कत ही नहीं करी, जिन्होंने अपना बायोडाटा नहीं दिया, जिन्होंने कहीं पे कोई नौकरी की अर्जी नहीं डाली। तो मेरे को हैरानी हुई कि 5 लाख आपने बेरोजगार बताया और 3 लाख आपको यह भी मालूम चल गया है उनके घर में बैठे बैठे कि इन लोगों ने तो अभी रोजगार के लिए अप्लाई भी नहीं किया, तो आपने उनको अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? इस देश के अंदर आज तक इतने नंबर में न धान खरीदी गई, न गेहूं खरीदा गया, न कोई भी फसल आप मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार से पहले हमसे ज्यादा कभी भी खरीदी गई, हमसे ज्यादा किसी भी किसान के खाते में किसी भी सरकार ने पैसा डाला हो तो बता दीजिए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो डेटा का मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन जो होता है भाई, ना, 27 रुपए प्रतिदिन जब मैंडेट आपने किसानों को पैसे दिए। एक मिनट, मिनट अब राजीव, अब सुनिए, सीएमआई की बात करके नहीं निकलने दूंगा ना आपको। ये तो आपकी सरकार का डेटा है कि 27 रुपए प्रति दिन की आय है किसान की, तो जो ये रिकॉर्ड खरीदी की गई उसके बावजूद 27 रुपए किसान कमा रहा है। 38.5% लोग यूपी में गरीबी रेखा के नीचे है, ये भी नीति आयोग का आंकड़ा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो कृषि की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से, मैं नीति आयोग पे अभी इसलिए संदीप जी आपको मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँगा इस बात को, जिस डेटा को आप कोट कर रहे हैं नीति आयोग का, मैंने उसको पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि उस डेटा के अंदर उसका जस्टिफिकेशन भी आगे दिया था। अगर उसी बात को आप ही रख दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। पूरी बात को आप रख दें, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ऑन द स्पॉट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि उस डेटा के अंदर जस्टिफाई किया गया था किस तरीके से इस आमदनी को शो किया गया है। लेकिन यह भी बताया गया है, अब मैं नीति आयोग का ही डेटा आपको दे रहा हूं कि यह भी बताया गया है कि इस देश का किसान इस बात से खुश है कि जितनी अव्यवस्थाएं पहले फैली थी कृषि को लेकर के, उन अव्यवस्थाओं से हम बाहर निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, फेयर पॉइंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज ले पा रहे हैं और उसी परिवार का, उसी प्यार का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव, वो डेटा में जस्टिफिकेशन भी दी गई है। पर मेरा सवाल, और ये सारे सब राजनीतिक दलों से है, अभी देखिए ना, रुकिए, अभी जैस्मिन की भी बारी है। जैस्मिन, गरीब कल्याणकारी जो ये नीतियां हैं गरीबों के लिए खासकर, वो इतना पोटेंट पॉलिटिकल एक वेपन बन गया है क्या कि बम्पर वोटिंग होती है। गरीब गरीब ही रहे कि वो बस ये, अरे मुफ्त में पानी दे दो, मुफ्त में बिजली दे दो, मुफ्त का इलाज करा दो, सरकार आपकी बना देंगे। ये मॉडल बीजेपी का है, यही मॉडल आपने भी फाइन ट्यून कर लिया है। गलत कह रहा हूं क्या जैस्मिन? बिल्कुल गलत कह रहे हैं संदीप जी, और मैं इसकी वजह कहूंगा। 75 साल में जब से भारत आजाद हुआ है, मुझे एक सरकार बता दीजिए भाजपा की जिसने 25% अपने बजट का एजुकेशन में स्पेंड किया हो, जिसने 15% अपने बजट का हेल्थ में स्पेंड किया हो। मैं केवल अभी की बात नहीं कर रहा, हाल की जो भाजपा की सरकारें हैं, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम भाजपा सरकार के बजट निकाल के देख लो। और मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर देश को मजबूत करना है, अगर आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है, तो सरकार को कहां पे स्पेंड करना चाहिए? हेल्थ और एजुकेशन में स्पेंड करना चाहिए। आप मानते हैं मेरी बात ये? और इतने जितने भी तमाम कमीशन, नीति आयोग के कमीशन हुए हैं, सारे कहते हैं कि एक बात कह दूं कि सारे तमाम आयोग अब तक जितने भी एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने सब कहा कि नहीं, 6% जीडीपी का एजुकेशन में स्पेंड कीजिए। इन्होंने एनईपी डाली, एनईपी में भी कहा कि 6%, लेकिन ये नहीं कहा कि किस साल तक। 21वीं सदी का ये प्लान है कि ये 22वीं सदी का प्लान है।